नमस्कार साथियों समाजन 3.0 को लेके एक मैं बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। जी हाँ, काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे सर समाजन 3.0 के बारे में बताइए। भैया क्या बताऊं, जब कोई अपडेट ही नहीं है, फर्जी तो वीडियो बनाऊंगा नहीं। तो यहाँ पर अब मेरे पास अपडेट आई है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अतः दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। भैया हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, वीडियो पूरा देखो यार। आप लोग आधा अधूरा देखते हो और फिर आप पूछते हो मुझसे प्रश्न, और जबकि मैं आपके प्रश्न का उत्तर इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों आधा अधूरा वीडियो देखने से मैं हर किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया है आपके प्रश्न का उत्तर। तो वीडियो पूरा देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, मेरे कुछ टर्म्स हैं जो कि विभाग में ही हैं, आपके प्रयागराज में भी हैं, लखनऊ सचिवालय में भी हैं। तो मुझे जानकारी जल्दी से प्राप्त हो जाती है, सही और सटीक होती है। पूरे यूट्यूब में आपको कोई सही नहीं बताएगा जो कि मैं बताता हूँ। मेरी ज्यादातर 90% बातें सही साबित हुई हैं। चलेगा दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए यार, वीडियो तो पूरा देखते हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो। चलेगा, बात करते हैं कि आखिर समायोजन 3.0 कब हो गए। देखिएगा दोस्तों, समायोजन 1 को देख के और समायोजन 2.0 को देख के ये तो क्लियर हो गया कि सरकार खुद से कर रही है, कोई टाइम नहीं देख रही, ना ही सेशन देख के चल रही है, या कुछ ऐसा देख रही है कि भैया पढ़ाई में बाधित होगा, ऐसा कुछ भी नहीं देख के चल रही है। क्योंकि समायोजन 2.0 वो इसी का परिणाम है। फौरन दोस्तों हो गया, और वो भी सत्र के बीच में। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो सुनने में आ रहा है कि समायोजन 3.0 अक्टूबर में हो सकता है। जी हाँ, अक्टूबर में हो सकता है, ऐसा दोस्तों मैं 90% कह रहा हूं। फिर दोस्तों अक्टूबर अभी काफी टाइम दूर है, हो सकता है फिर विभाग वही क्या आदेश जारी कर दे। लेकिन फिलहाल जो मेरे गुप्त सूत्र हैं, मेरे जो टर्म्स हैं, वो बता रहे कि अक्टूबर की तैयारी चल रही है। चलेगा, पहली बात मैंने आपको बता दी। दूसरा है दोस्तों, यहाँ पर जो प्राइमरी हेड हैं उनको दोस्तों इस बार समायोजन में उनको नहीं लिया जाएगा। पीएस हेड को दोस्तों इस बार नहीं लिया जाएगा। उनको राहत दे दी है, क्योंकि ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है पीएस हेड को लेके, इसलिए सरकार अभी इनको छेड़ेगी नहीं, अतः इनका समायोजन नहीं करेगी। ये मैंने आपको दूसरी बात बता दी। इसलिए पीएस हेड जो बेचारे टेंशन में थे, भैया कहीं यार हमारा नहीं हो जाए, हमारा नाम नहीं आ जाए, तो वो लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। भैया सरकार ने उनको छूट दे दी है। क्योंकि फिलहाल दोस्तों समायोजन 1.0 में काफी कंट्रोवर्सी हुई है, जिस पर दोस्तों हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है। और दूसरा है समायोजन 2.0 में सरकार ने इनको लिया ही नहीं, इसलिए हेड ही नहीं है। इसलिए समायोजन 3.0 में भी प्राइमरी हेड को नहीं लिया जाएगा। चलेगा, दो बात मैंने आपको बता दी। अब तीसरी सबसे बड़ी बात है कि किसका होगा, जूनियर का होगा या सीनियर का होगा। सबसे बड़ी बात है जूनियर या सीनियर। देखिएगा दोस्तों, यहाँ जो नियम चल रहा है, मैं आपको नियम बता दूं, चाहे वो प्राइमरी का नियम हो, चाहे वो जूनियर का हो, और चाहे वो समायोजन 1.0 का हो, चाहे समायोजन 2.0 का हो, सरकार जो समायोजन कर रही है वो सीधे सीधे सीनियर का कर रही है। जी हाँ, सीनियर। तो इसमें आपको दो राय नहीं होनी चाहिए कि भैया हम जूनियर का होगा या सीनियर का होगा, जूनियर का होगा या सीनियर का होगा। सरकार ने पिछले भी समायोजन किया था, शायद मेरे अकॉर्डिंग 2016 में एक शायद समायोजन हुआ है, शायद, मुझे जानकारी नहीं, ध्यान से आप मुझे बताइएगा इससे पहले कौन सा समायोजन हुआ है। तो 2016 में हुआ है शायद, उसमें भी दोस्तों सीनियर टीचर को लिया गया था, और समायोजन 1 में भी सीनियर टीचर को लिया गया, और समायोजन 2.0 में भी सीनियर टीचर को ही लिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों समायोजन 3.0 में भी ये प्रबल संभावना हो जाती है कि सीनियर शिक्षक का ही समायोजन किया जाएगा उस विद्यालय में। अब दोस्तों ऐसे में बहुत से कहेंगे टीचर सर कंपोजिट में हमें, तो उनका क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सीधा सा बात है कि प्राइमरी जो हेड है वो दो जगह नहीं छेड़े जाएंगे। एक ना कंपोजिट हेड में, आपका कंपोजिट विद्यालय है उसमें भी नहीं छेड़े जाएंगे, और उसके बाद ये आपका जो प्राइमरी हेड है, प्राइमरी में आप उसमें भी नहीं छेड़े जाएंगे। जूनियर का दोस्तों फिलहाल सरकार ने कोई बात नहीं करी है, ये बात क्लियर है। मर्जर की बात करें कि मर्जर शिक्षकों का क्या होगा, जो लोग रह गए थे क्या उनका होगा। तो देखिएगा, मर्जर शिक्षक में सरकार ने कह दी जो भी कंपोजिट विद्यालय हैं उनमें हम नहीं छेड़ेंगे। जी हाँ, जो कंपोजिट विद्यालय हैं उनको सरकार नहीं छेड़ेगी, प्राइमरी को छेड़ देगी, लेकिन कंपोजिट विद्यालय को नहीं छेड़ेगी। तो यहाँ पर मर्जर वालों की भी मैंने आपको बता दी। मर्जर वाले, अगर आप कंपोजिट में आपका मर्जर हुआ है तो आपका समायोजन नहीं होगा, आपको भाग नहीं लेने दिया जाएगा। अब बात करते हैं सर, जैसा कि समायोजन 2.0 में मर्जर शिक्षकों को अलग से नियम दिया था कि आप लोग अलग से भरिए, क्या इस बार समायोजन 3.0 में ऐसा होगा। तो देखिएगा दोस्तों, समायोजन 3.0 में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मर्जर शिक्षक जो थे वो चले गए हैं। अब ऐसे में जो काउंटिंग होगी, मर्जर शिक्षक जो रह गए वो सभी लोगों में उनकी काउंटिंग की जाएगी,
क्योंकि तब तक सरकार के पास टाइम है, यूडाइस चेंज हो जाएगा। उस समय यूडाइस चेंज काफ़ी लोगों के नहीं हो पाए थे। तो ऐसा में दोस्तों वही है कि जिसका मौका है वो हो गया, जो रह गया सो रह गया। अब विभाग का है कि दोबारा उन्हें मौका मिले, ऐसा दोस्तों किसी के साथ आज तक नहीं हुआ है। चलेगा, तो मैंने आपको बता दी कि अब यूडाइस आपके चेंज हो जाएंगे, विद्यालय के चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे में मर्यादा शिक्षक अब उसी स्कूल का माना जाएगा और उसी में समायोजन उसका होगा। अगर वो सीनियर है तो उसका पहले किया जाएगा, अगर वो जूनियर है तो उसको राहत दी जाएगी। चलेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक चीज और है कि जो लोग रिटायरमेंट पे हैं, जैसे जो 58 साल के हैं, क्या उनका अगर वो सबसे सीनियर है क्या उनका समायोजन होगा? तो देखिएगा यहाँ पर उनके लिए राहत है, सरकार ने उनको राहत देने की बात कही है कि जो 58 साल हैं या जो रिटायरमेंट होने वाले हैं 60 साल, वैसे भी दोस्तों ज़्यादा एज हो जाती है तो वही दिक्कत होती है। तो ऐसे में सरकार उनको राहत दे रही है, उनका समायोजन नहीं करेगी। वैसे भी दोस्तों मैं आपको बता दूं स्पेशली कि यहाँ पर जो समायोजन 1 में भी उनको राहत दी गई है, जैसा कि मैंने बता दिया था। और समायोजन 2.0 में भी जो सीनियर हैं, जो रिटायरमेंट होने के कगार पर हैं, उनको राहत दी गई थी, ये मैंने आपको बता दिया था। वैसे ही हुआ है समायोजन 3.0 में भी सरकार ने ये जारी किया। बाय द वे दोस्तों कि सरकार अगर बाय द वे गलती से किसी का हो भी जाता है तो वहाँ पर आप बीएसए साहब को कह सकते हैं, तो बीएस साहब आपको रिलीव नहीं करेंगे। तो ये बीएसए साहब के आदेश दे दिया जाएगा स्पेशली। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 5वां पॉइंट है, छात्र संख्या कौन सी ली जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर छात्र संख्या जो ली जा रही है वो 2025 और 26 की ली जाएगी। बताइएगा, अभी से ले ली जा रही है। अगस्त में होना चाहिए था लेकिन अभी से छात्र संख्या ली जा रही है 2025-26 की मिड सेशन में। तो ये नियम लागू हो गया है। इसके लिए दोस्तों सरकार ने बाकायदा एक सर्कुलेट जारी भी किया है सभी बीएसओ को, और सभी बीएसओ ने सभी प्राइमरी हेड को, जूनियर हेड को, कंपोजिट हेड को ये आदेश दे दिया है कि 5-6 दिनों के अंदर आप अपने स्कूल की बच्चों की संख्या यूडाइस पर सही कीजिए। यूडाइस पर सही आपको करना है, यूडाइस प्लस पर, क्योंकि वहीं पर सही होती है। तो यहाँ पर सरकार ने सभी बीएसए को आदेश जारी कर दिया और बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों ने सभी हेड को ये जारी कर दिया है कि आप 5 दिनों के अंदर अपनी यूडाइस सही कीजिएगा, बच्चों की एग्जैक्ट संख्या बताइएगा। क्योंकि दोस्तों समायोजन 1.0 में बहुत ज़्यादा खामी आई है। देखिएगा सॉफ्टवेयर ने क्या किया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है यूडाइस संख्या सही से अपडेट नहीं थी। अब देखिएगा यहाँ पर 82 पर एक टीचर है, उसको उम्मीद थी कि कोई टीचर आएगा लेकिन उसका नाम नहीं आया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 4 टीचर हैं पहले से, वहां पर एक टीचर की जरूरत है, तो सॉफ्टवेयर ने उस स्कूल का नाम ले दिया, वहां पर एक टीचर पहुंच गया। कायदे में सरकार को यह करना चाहिए था कि समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 में जो एकल विद्यालय हैं उनको पहले लिया जाना चाहिए था। एकल के बाद फिर दूसरे स्थान पर दूसरे विद्यालय लिए जाने चाहिए थे जहाँ पर 2 या 3 टीचर की जरूरत है, और जहाँ पर एक टीचर की जरूरत है वो सबसे लास्ट में लिए जाने चाहिए थे। लेकिन सॉफ्टवेयर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि पहले उन्हीं को ले लिया और एकल बेचारे रह गए जहाँ पर बच्चे ही बच्चे हैं, टीचर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता दी। और जो मेन बात है कि समायोजन कैसे होगा, क्या नाम से होगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर समायोजन स्वैच्छिक नहीं होगा, जो मैंने आपको बता दिया। स्वैच्छिक 2 हो चुके, सरकार तीसरा मौका नहीं देगी। यहाँ पर समायोजन होगा वो आपके नंबर, आपका अगर विद्यालय है आपके यहाँ पर नंबर आएंगे कि 1 या 2 टीचर आपके यहाँ सरप्लस है, तो यहाँ पर दोस्तों सॉफ्टवेयर एनआईसी सॉफ्टवेयर है वो आपको उठा के आपका समायोजन कर देगा। अगर आप लोग कोई भरते नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों सरकार 2 पॉलिसी चलाएगी। सबसे बड़ी पॉलिसी है कि अगर आपने फॉर्म भरा, आपके मान के चलिएगा आपके विद्यालय का नाम आ गया कि आपके यहाँ एक टीचर सरप्लस है। अब आप भी अपने घर के विद्यालय पास में, आपका घर 2 किलोमीटर दूर है और आपसे जो जूनियर है बिल्कुल वो भी भैया घर के पास में, और आपका पूरा विद्यालय का स्टाफ है वो भी घर के पास में। अब ऐसे में अगर कोई नहीं भर रहा है तो ऐसे में दोस्तों सॉफ्टवेयर एनआईसी सॉफ्टवेयर अपने आप ही सीनियर का नाम उठा लेगा। ये दोस्तों सरकार तय करेगी कि कौन किसका नाम सॉफ्टवेयर उठाएगा। एनआईसी या तो सीनियर का उठाएगा या जूनियर का उठाएगा, ये सरकार तय करेगी। लेकिन जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि वो सीनियर का नाम उठा लेगा, तो ऐसे में सीनियर का अपने आप ही एनआईसी स्कूल आवंटन कर देगा। अब स्कूल आवंटन रोस्टर पद्धति से होगा, वो कहीं आपको पास भी मिल सकता है या कहीं बहुत दूर भी मिल सकता है। अतः मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपका सरप्लस में नाम आ रहा है स्कूल का तो बेहतर होगा आप पूरे स्टाफ में, पूरे स्कूल में स्टाफ है कोई ना कोई इसमें फॉर्म भर ही दे, तो जिससे कोई भी जा सकता है। अगर कोई भी नहीं भरेगा, जो समायोजन 1 में भी जिनका नाम आया उनके स्कूल ने नहीं भरा और समायोजन 2.0 में भी उनका नाम आया तब भी उन्होंने नहीं भरा, या आने वाले समय समायोजन 3.0 में जिनके भी स्कूल के नाम आएंगे
चाहे वो 1 में आए या नहीं आए, या 2 में आए या नहीं आए नाम, 3 में आ गए, तो ऐसे में दोस्तों अगर आप नहीं भरते हो, पूरे स्कूल में स्टाफ कोई भी नहीं भरता है, तो सॉफ्टवेयर अपने आप उठा के आपको कहीं दूर भी भेज सकता है। अतः दोस्तों आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।